जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है YouTube चैनल परफेक्ट इन्फो में। दोस्तों, सशस्त्र बलों की भूतपूर्व सैनिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पेंशनर्स एक्स सर्विसमैन यानी कि पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक। नंबर दो, नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन यानी कि गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक। दोस्तों, पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 अप्रैल 2008 से चिकित्सा कवर यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी ECHS के रूप में अनिवार्य रूप से कर दी गई है। लेकिन यह फैसिलिटी गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू नहीं है। जब गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को उनके सैनिक जीवन काल के आरंभ में ही अनेक संगठनात्मक बाधाओं के कारण या उनके घरेलू समस्या की वजह से उनके स्वयं के अनुरोध पर सेना की सेवा काल से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया था। दोस्तों, स्वास्थ्य देखभाल की लगातार बढ़ती लागत के साथ गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष रूप से वृद्धावस्था में बीमारियों से लड़ना बेहद मुश्किल है। ऐसी अवस्था में चिकित्सा व्यय यानी कि उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को और गरीबी रेखा के नीचे ले जाता है। दोस्तों, गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक जिनके पास कोई पेंशन नहीं है और अन्य आय का कोई स्रोत नहीं है, सिर्फ प्रकृति पर निर्भर होकर जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना 1981 में शुरू की गई थी, जिसे मई 2007 में संशोधित करके ₹30,000 वित्तीय वर्ष के लिए कर दिया गया था। दोस्तों, आवेदन इसके लिए कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आगे हम देंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। चिकित्सा उपचार अनुदान के आवेदन के लिए वेबसाइट www.ksb.gov.in को क्लिक करने पर केंद्रीय सैनिक वेबसाइट खुलेगी। वेलफेयर वाली विंडो को खोलने पर 5 नंबर की योजना को क्लिक करने पर मेडिकल ट्रीटमेंट वाली योजना प्रदर्शित होगी। दोस्तों, वेबसाइट का इंटरफेस इस तरीके के होगा, जिसमें आपको वेलफेयर ग्रांट को क्लिक करना है। उसके बाद आपको 5वीं नंबर की जो योजना है उसको जो है खोलना है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या होगी यानी कि पात्रता की शर्तें क्या हैं, पात्रता का मानदंड क्या है। सबसे पहले आवेदक नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिक या उसकी विधवा होनी चाहिए, हवलदार और अन्य फोर्स के समतुल्य रैंक या इससे निचली वाली रैंक होनी चाहिए, संबंधित जिला सैनिक बोर्ड तथा राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा रिकमेंड यानी कि अनुशंसा होनी चाहिए। आवेदन अस्पताल से डिस्चार्ज या लास्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद 180 दिन के भीतर सबमिट होना चाहिए। उपचार का बिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार तथा CGHS या ECHS द्वारा अप्रूव रेट के आधार पर होना चाहिए। बैंक में आपका खाता होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक व अन्य लाभार्थी को वेब पोर्टल www.ksb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भरकर स्वयं को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होगी। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पर आपके द्वारा दर्शाए गए ईमेल पर लिंक वेरिफिकेशन लिंक पहुंचेगा। उसी को क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होगी। लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसी पर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना है। वहाँ पर आपको ksb.gov.in डाल करके जैसे ही क्लिक करेंगे आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट इस तरह से खुल करके सामने आएगी। ऊपर आपको 3 तरह के ऑप्शन है, लॉगिन, रजिस्टर, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। आपको रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इस तरीके से खुल जाएगा। ये 2 पार्ट में, सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर है, पहले हु आर यू। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, ESM, सेल्फ, ऑर्फन और विडो। आप जो भी हैं उसको क्लिक करना है। आगे आप जो है आएगा आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, इसको भरना है। उसके बाद आगे है आपका सर्विस नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी कि एक्स सर्विसमैन का आर्मी नंबर भरना है। उसके आगे है डू यू हैव एग्जिस्टिंग आई कार्ड, आपके पास में क्या आई कार्ड है, तो यस और नो 2 ऑप्शन है, वो आपको भरना है। उसके बाद आगे जाएंगे तो आप टाइप्स ऑफ सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन की सर्विस वो किस में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड में, 4 ऑप्शन खोल के आएंगे। आप जिसमें भी हैं वो आपको टिक करना है। जैसे आर्मी को आप टिक करते हैं तो उसके बाद में आता है आपका
आपका रैंक, अब रैंक को जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आर्मी की रैंक है सब आ जाएंगी। आपकी जो भी रैंक है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आता है आपका कंसर्न आरएसबी, यानी कि राज्य सैनिक बोर्ड आपका कौन सा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी भारत के अंदर राज्य सैनिक बोर्ड हैं वो सब खुल करके आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें से आपका जो भी राज्य सैनिक बोर्ड है उसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही राज्य सैनिक बोर्ड को आप क्लिक कर देते हैं तो उसके आगे आपका आएगा ZSB विथ रजिस्टर। आप जिस जिला सैनिक बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं वो आएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर आपके जिला सैनिक बोर्ड हैं सब आ जाएंगे। जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आगे आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से वो सेट हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट है डेट ऑफ एनरोलमेंट, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। आगे डेट ऑफ डिस्चार्ज, आप कब डिस्चार्ज आए थे वो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा आपका। आगे जो है आप जैसे जाएंगे उसके बाद आता है डेट ऑफ डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की डेथ कब हुई थी ये तारीख तभी भरनी है अगर ऑर्फन या विडो अप्लाई कर रही है तो, अन्यथा उसको खाली छोड़ देना। उसके बाद फादर नेम, हस्बैंड नेम वो आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये बहुत ज़रूरी है, दोनों को डालना है। ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा एक्टिव रखना है। पार्ट 2 में जब आएंगे तो आपका एड्रेस है, सबसे पहले हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, विलेज, सिटी, स्टेट। आपको जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सेट करना है। उसके आगे आप जाएंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने भर देना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो भरने के बाद आप आगे जाएंगे, कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया हो गया। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, जो भी पिन कोड है आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड नेक्स्ट है आपका जो है अकाउंट का डिटेल है, नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर। उसके बाद में बैंक कौन सी है वो आप सेलेक्ट करना है, आ जाएगी ड्रॉप डाउन मेनू में। उसके बाद में ब्रांच कौन सी है वो आपको भरना है। वो अकाउंट नंबर आपका क्या है, IFSC कोड क्या है। उसके बाद पेंशनर हैं या नॉन पेंशनर हैं। अगर आप पेंशनर को टिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको PPO नंबर डालना है, PPO नंबर की डालना है। अगर नॉन पेंशनर है तो PPO की जगह नहीं आएगी। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन कोड, जो आपका कैप्चा है उसको भर के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो ईमेल जो दिया है उस पर आपका लिंक चला जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वो लॉगिन पासवर्ड को आवेदन रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल पर प्राप्त लॉगिन आईडी को सबसे पहले आपको पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा और फिर आपको आवेदन प्रक्रिया के लिए दोबारा वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन वाली जगह पर क्लिक करके आपको पात्रता के आधार पर जिस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं आवेदन भरना है। आवेदन में सबसे पहले आवेदन 3 पार्ट्स में होगा। सबसे पहला पार्ट जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, सर्विस नंबर, आर्मी नंबर यानी कि आधार कार्ड और रैंक भरना है, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज और डेट ऑफ बर्थ, तीनों तरह की डेटें भरनी है। उसके बाद में डेट ऑफ डेथ, अगर एक ऑर्फन या विडो अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय आपको जो है डेट जो है डालनी है डेथ की, अन्यथा उसको खाली छोड़ना है। रीजन फॉर डिस्चार्ज आपकी डिस्चार्ज बुक के अंदर दिया गया है, उसमें आपको जो देख करके भरना है। करेक्टर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज के समय आपका क्या करेक्टर था ये भी आप ड्रॉप डाउन मेनू में सेलेक्ट करेंगे तो डिस्चार्ज बुक में जो लिखा है उसी को सेलेक्ट करके सेट करना है। आगे सैंपल इस तरीके से होगा आपके एप्लीकेशन का। आगे आप जाएंगे तो आपको जो है नॉन पेंशनर है तो यहाँ पे पेंशन की जगह भरने की जगह नहीं है, खाली छोड़ना है आपको। उसके बाद में अगर आपकी कहीं से कोई इनकम है तो वो आपको भरना है, कहीं एम्प्लॉयमेंट है तो वो आपको भरना है। आगे सेलेक्ट योर राज्य सैनिक बोर्ड एंड सेलेक्ट योर जिला सैनिक बोर्ड, उसके भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो सब RS भी आ जाएंगे, सारे जिला सैनिक बोर्ड आ जाएंगे, उसको आपको सेट करना है। प्रेजेंट कॉरस्पॉन्डेंस, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको भरना है। जब पार्ट 2 में आप आएंगे तो सबसे पहले है इज़ योर अकाउंट लिंक्ड विद आधार कार्ड, क्या आपका जो है अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक है, वो आपको टिक करना है। नेम और बैंक अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, उसके बाद बैंक का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, अकाउंट नंबर,
IFSC कोड और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कोई है। इसके बाद ऐड अर्लियर ग्रांट डिटेल, अगर आपने पहली कोई इस योजना के तहत आपने पैसा लिया है तो वो डिटेल आपको भरना है और उसके बाद आपके आवेदन को आपने सेव कर देना है। आगे जब आप जाएंगे तो पार्ट 3 है, उसमें आपकी वाइफ, मदर और फादर का जो डिटेल है वो भरना है। सन और डॉटर सन उसको आपको भरना है। ये सैंपल इस 2 और 3 जो आपका पार्ट है उसका इस तरीके से आपको उस पर दिखाई देगा वेबसाइट के ऊपर। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले है डिस्चार्ज बुक, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ विडो, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नंबर, PNB और SBI के लिए स्पेशली सैनिक बोर्ड बोलता है, और ओरिजिनल मेडिकल बिल काउंटर साइंड बाई अटेंडिंग डॉक्टर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट और हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी काउंटर साइंड बाई अटेंडिंग डॉक्टर, ये ध्यान रखना है। आगे आपका एक सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्लीकेंट स्टेटिंग दैट ही इज नॉट टेकन एनी मनी ग्रांट फ्रॉम एनी एजेंसी से, अगर यानी आवेदक ने किसी तरह का कोई पैसा किसी एजेंसी द्वारा या किसी संस्था से इस संबंध में नहीं लिया है, ऐसा आपको सर्टिफिकेट साइन करके और अपलोड करना है। बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, वो अपलोड करने हैं। आधार कार्ड करना है, अगर गैलेंट्री अवार्ड वाला है तो उसका पार्ट 2 ऑर्डर आपको डालना है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट जो अपलोडिंग का जो फॉर्म है खुल करके आएगा, कहाँ पे अपलोड करना है ये सारी जगह दी हुई हैं। उसके नीचे सबसे पहले सेव, उसके बाद में प्रिंट और उसके बाद में सेव एंड फॉरवर्ड और कैंसिल, ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सबसे पहले प्रिंट ले लेना है। आपने आवेदन को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटियां नहीं हैं तो सेव एंड फॉरवर्ड वाले को आपने कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपका आवेदन सबमिट हो गया, यानी कि आगे वो चला जाएगा। दोस्तों, आपका आवेदन भरने के बाद में आपका आवेदन किस किस एजेंसी के पास जाएगा, किस एजेंसी के पास कितना समय लगेगा, एजेंसी की क्या कार्रवाई होगी, ये सब चार्ट में दर्शाया गया है। सबसे पहले आपने आवेदन भरने के बाद जैसे ही आप जो है सबमिट कर देते हैं, जिला सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास जाता है। जिला सैनिक बोर्ड का यूज़र लॉगिन करता है, सत्यापन करता है। उसके बाद अगर कोई त्रुटियां नहीं हैं तो आगे अनुशंसा कर देना, यानी कि रिकमेंड करके आगे भेज देता है। अगर कोई त्रुटियां हैं तो वो ईमेल और आपके मोबाइल के SMS के द्वारा या फ़ोन करके आपको बताएगा। आपको दोबारा 30 दिन के अंदर रेक्टिफाई करके दोबारा सबमिट करना है। दोबारा आपके जिला सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास जाएगा, लॉगिन करेगा, वो सत्यापन करेगा और सही होने पर वो आपकी अनुशंसा कर देगा, यानी कि रिकमेंड करके आगे भेज देगा। उसके बाद वो जिला सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास में जाएगा। जिला सैनिक बोर्ड का एडमिन उसका सत्यापन करेगा, चेक करेगा, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा कर देगा, यानी कि रिकमेंड कर देगा। इसके लिए जिला सैनिक बोर्ड के पास में 7 कार्य दिवस यानी कि 7 वर्किंग डे का टाइम है। जैसे ही जिला सैनिक बोर्ड के एडमिन से आगे चला जाता है, राज्य सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास पहुंचेगा। वो लॉगिन करेंगे, सत्यापन करेंगे, सही पाए जाने पर उसको रिकमेंड करेंगे, यानी कि अनुशंसा कर देंगे। उसके बाद में राज्य सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास जाएगा। राज्य सैनिक बोर्ड का एडमिन लॉगिन करेंगे, सत्यापन करेंगे, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा यानी कि रिकमेंड करके आगे भेज देंगे। इसके लिए राज्य सैनिक बोर्ड के पास 14 कार्य दिवस यानी कि 14 वर्किंग डे का समय दिया गया है। आगे जैसे ही राज्य सैनिक बोर्ड के एडमिन से आगे चला जाता है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास पहुंचेगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का यूज़र लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा करेगा, यानी कि उसको रिकमेंड कर देगा। आगे KSB के एडमिन के पास जैसे ही प्राप्त होता है, वो उसकी जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे, सही पाए जाने पर उसको अनुमोदन कर देंगे, यानी कि उसको रिकमेंड कर देंगे, उसको जो है अप्रूव कर देंगे। और इसके लिए राज्य जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है उसके पास 30 डेज का समय है 3000 एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे समय एप्लीकेशनों के आधार पर निश्चित है। इससे अगर 3000 से ज़्यादा आवेदन हैं तो 300 आवेदन के लिए 7 दिन का कार्य दिवस और दिया गया है। जैसे ही KSB के एडमिन से अप्रूव हो जाता है, वो फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए जाएगा। और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए 45 वर्किंग डेज यानी कि 45 दिन का कार्य दिवस का समय है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसे ही स्वीकृति कर दी जाती है, उसके बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड के खाता अनुभाग के पास जाएगा। वो खाता अनुभाग के लिए 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर वो जो आवेदक है उसके दिए गए खाते के अंदर NEFT के माध्यम से वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद में केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जो
खाता विभाग है वो वेलफेयर सेक्शन को बताएगा। वेलफेयर सेक्शन 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई हो जाएगी और जो आपका जॉइंट डायरेक्टर अकाउंट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेबसाइट के ऊपर इस पेमेंट को अपडेट कर देंगे। ये प्रक्रिया आपके आवेदन की है। आवेदक एक वित्तीय वर्ष में दोबारा भी आवेदन कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ₹30,000 की सीमा निश्चित की गई है, इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। वही आवेदक अगली वित्तीय वर्ष में इस बीमारी या फिर अन्य बीमारी के लिए सहायक दस्तावेज यानी कि बिल के नए सेट के साथ में दोबारा आवेदन कर सकता है। ध्यान रहे, पात्रता होने पर ही आवेदन को सही तरीके से जांच करने के बाद ही सेव और सबमिट करना है, क्योंकि आवेदन कहीं से भी भरा जाए, किसी के द्वारा भी भरा जाए, लेकिन सत्यता और यथार्थता यानी कि आपके एप्लीकेशन की सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होती है। यदि गलत और अपात्र पाए जाने पर दोषी भूतपूर्व सैनिक को योजना से वंचित कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसका पहचान पत्र वापस लिया जा। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप आवेदन आसानी से कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, अपने सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपनी सुझाव दे सकते हैं, जानकारी किसी भी तरह के लिए बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।